नमस्कार साथियों, मैं दिनेश उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका एग्जाम गुरुजी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हमने स्वतंत्रता विचारधारा यानी कि लिबर्टी की आइडियोलॉजी को पिछली क्लास में पिछले पार्ट में डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम साथियों ये देखेंगे कि कैसे इस लिबर्टी के जो अलग अलग प्रकार होते हैं और अलग अलग रूप होते हैं, स्वरूप होते हैं, वो किस तरीके से सामने आते हैं, वो हम समझेंगे। तो साथियों, इसको हम फटाफट स्टार्ट करते हैं कि हमारे इस पॉलिटिकल साइंस विषय में, पॉलिटिकल साइंस का जो सब्जेक्ट है उसमें किस रूप में अलग अलग जो आ, विचारधारा हैं उनके अलग अलग प्रकार आते हैं। उसमें पहली जो विचारधारा हमने डिस्कस की थी वो है स्वतंत्रता। तो इस स्वतंत्रता के ये इतने सारे रूप आप देख सकते हो इस स्लाइड पर, कितने सारे रूप आपके सामने ये लिखे हुए हैं और जो कि कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आए हुए हैं और आने की संभावना भी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन विचारधाराओं के पहले तो इस जो विचारधारा है, स्वतंत्रता विचारधारा, उसके अलग अलग जो प्रकार हैं, स्वतंत्रता के अलग अलग प्रकार, उनके नाम पढ़ेंगे। उसके बाद उनके अर्थ पढ़ेंगे, उनके अलग अलग एस्पेक्ट पढ़ेंगे और डिफरेंट डिफरेंट टाइम के उनके एरियाज पढ़ेंगे, क्षेत्र पढ़ेंगे। और उससे जुड़े हुए अलग अलग जो थिंकर्स हैं उन्होंने क्या क्या अपनी बातें रखी हो, कौन कौन से थिंकर्स इन इन विचारधाराओं के इन इन प्रकारों से जुड़े हुए इस विचारधारा के। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इसके प्रकार आखिर हैं कौन से। तो देखो, ये प्रकार यहाँ पे लिखे हैं। सबसे पहला प्रकार है प्राकृतिक स्वतंत्रता का। ओके, सबसे पहला प्रकार यहाँ पे कौन सा है? प्राकृतिक स्वतंत्रता का प्रकार है यहाँ पे। ओके, नाउ दूसरा प्रकार है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जिसको बोलते हैं पर्सनल लिबर्टी। दूसरा होता है यहाँ पे प्राकृतिक स्वतंत्रता को बोलते हैं नेचुरल लिबर्टी। दूसरा पर्सनल लिबर्टी। तीसरा होता है नैतिक स्वतंत्रता, जिसको बोलते हैं मोरल लिबर्टी। देखो, मैं हिंदी और इंग्लिश में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों आपको बेनिफिशियल हो गया। ठीक है, मुझे एक बच्चे ने कमेंट किया था, एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि आप इंग्लिश में ज्यादा बताते हैं, हिंदी में कम बताते हैं। वो इसलिए क्योंकि हिंदी के पर्यायवाची शब्द बहुत होते हैं। आपको पता है, समानार्थी शब्दों की आधिक्य होने की स्थिति में क्या होता है कि आपको एक कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। इसलिए जरूरी है कि आप उनका एक इंग्लिश टर्म भी पता कर लें, क्योंकि इंग्लिश में क्या होते हैं, समानार्थी शब्द नहीं होते। इंग्लिश में जो एक वर्ड है वही क्या है, हर जगह यूनिवर्सली सार्वभौमिक रूप से उसको क्या है, अपनाया जाता है। अब हम बात करते हैं नागरिक स्वतंत्रता की, जिसको बोलते हैं हम सिटीजन लिबर्टी, या फिर आ, एक प्रकार से, हाँ, सिविल लिबर्टी, सॉरी। और चौथा यहाँ पे या पांचवा यहाँ पे कहेंगे राजनीतिक स्वतंत्रता, जिसको बोलते हैं पॉलिटिकल लिबर्टी। या सिविल पॉलिटिकल लिबर्टी और सिविल लिबर्टी में ज्यादा अंतर नहीं है। उसके बाद आता है आर्थिक स्वतंत्रता, जिसको इकोनॉमिक लिबर्टी। फिर आता है घरेलू स्वतंत्रता, जिसको डोमेस्टिक लिबर्टी। और छठवा यहाँ पे लास्ट आता है यहाँ पे कॉग्निटिव लिबर्टी, जिसको बोलते हैं संज्ञानात्मक स्वतंत्रता। तो हमने ये टाइप्स पढ़े हैं, कितने प्रकार की स्वतंत्रता होती है, स्वतंत्रता क्या होती है, वो हम पिछली क्लास में देख चुके हैं। पार्ट अगर जिसने पहला नहीं देखा है तो वो देख लीजिए। ये सेकंड पार्ट है लिबर्टी वाले टॉपिक का। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला जो हमारा टाइप है वो है प्राकृतिक स्वतंत्रता। अब इसको हम समझते हैं इस स्लाइड के माध्यम से। अगर आप क्या करोगे, अगर आप प्राकृतिक स्वतंत्रता का अर्थ ढूंढने जाओगे तो आपको एक बहुत बेसिक या कॉमन चीज ये देखने को मिलेगी। सबसे पहले आप ये समझो कि किसी भी देश में अगर आपको प्राकृतिक स्वतंत्रता की स्थिति को मापना है तो आप वहां पे देखो कि वहां पे लॉज कैसे हैं, वहां पे लोगों को छूट कैसी दी गई है। ठीक है, तो आपको वहां पे पता करना पड़ेगा कि वहां पे लॉज क्या है, छूट कैसे दी गई है। तो आपको पता चल जाएगा कि वहां पे एक्चुअल में प्राकृतिक स्वतंत्रता की स्थिति क्या है। तो इसके कुछ एस्पेक्ट समझते हैं, इसका अर्थ समझते हैं। देखो, दुनिया में हर एक व्यक्ति, ठीक है, नेचर या नेचर से कहीं ना कहीं जन्मा है। हम कहेंगे नेचर या फिर प्रकृति से उसका जन्म हुआ है। दुनिया के हर एक व्यक्ति का जन्म प्रकृति से हुआ है, प्रकृति से कहीं ना कहीं जन्मा है। तो हर एक व्यक्ति का जो जन्म है प्रकृति से हुआ है। अब सीधी सी बात है, यानी कि वो प्रकृति के नियम को फॉलो करेगा। तो प्रकृति से जन्म हुआ है, यानी कि कानून जो होंगे वो प्रकृति के फॉलो करें, यानी प्राकृतिक, यहाँ पे कानूनों को, कानूनों को प्राकृतिक कानूनों को क्या है, अनुसरण अनुसरण करेगा। ठीक है, प्राकृतिक कानूनों का अनुसरण करेगा होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, कानूनों का अनुसरण। तो जो व्यक्ति कहीं ना कहीं इस प्रकृति, जैसी बच्चा जन्म होता है, सीधी सी बात है, बच्चा जन्म होता है तो वो ना तो राजनीतिक कानून जानता है, ना सामाजिक रूढ़ियां, रीति रिवाज, सामाजिक परंपराएं जानता है। वो बस जन्म होता है उसका, और वो जन्म लेकर के अपना विकास करना शुरू कर देता है। उसका शारीरिक विकास होता है, उसका मानसिक विकास होता है, उसका बौद्धिक विकास होता है। ओके,
तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जैसे व्यक्ति का जन्म होता है, प्रकृति से वो जन्मा है, तो प्राकृतिक तरीके से वृद्धि करता है। तो यही हमारे थिंकर्स कहते हैं कि जैसे ही व्यक्ति का जन्म होता है, जैसे वो प्राकृतिक रूप से वृद्धि करता है, प्राकृतिक रूप से अपने आप को आजाद महसूस करता है, उसको जीवन भर वैसे ही रहना चाहिए। ना तो उस पर राजनीतिक राजनीतिक यानी कि कानून, जो राजनीतिक कानून होते हैं, राजनीतिक कानूनों का दबदबा होना चाहिए, कानूनों का कहीं ना कहीं बाध्यता होना चाहिए। ना, यहाँ पे स्टार्टिंग में ना लिखना चाहिए, ना राजनीतिक कानूनों की बाध्यता, और ना ही सामाजिक रूढ़ियों या परंपराओं की क्या है, दबाव की स्थिति नहीं होना चाहिए। परंपराओं की दबाव, तो दबाव की स्थिति नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हो यहाँ पे दबाव स्थिति नहीं। तो ये मुझे सीधी सी बात यहाँ पे क्लियर कट ये समझा देती है कि वो व्यक्ति क्या फील कर पाएगा, वो प्राकृतिक रूप से एक खुलापन फील कर पाएगा, ओपननेस फील कर पाएगा। ऐसे में होता ये है कि एक व्यक्ति जब समाज में अपना विकास करता है ना, जब समाज में अपना विकास करता है तो उसको क्या फील होता है यहाँ पे, प्राकृतिक तौर पे, प्राकृतिक तौर पे जो एक विरोध की स्थिति होती है ना, वो फील नहीं करता है। वो प्राकृतिक तौर पे क्या करता है, प्राकृतिक तौर पे एक जो आ, विकास की स्थिति है, कैसे विकास की स्थिति है, समग्र विकास की स्थिति है, वो फील कर पाता है। समग्र विकास की स्थिति यहाँ पे फील कर पाता है। अब यहाँ पे एक बात और समझने वाली बात है, ये तो कुछ क्या है, एस्पेक्ट हैं जो हमारे अलग अलग थिंकर्स ने दिए हैं। खास तौर पे अगर मैं बोल दूं किसने दिए हैं, तो हॉब्स की मैं बात करूं, हॉब्स, यहाँ पे हॉब्स एक बहुत, थॉमस हॉब्स जो है इस बात को बहुत बड़ा चढ़ा करके बोलते हैं, प्राकृतिक सुंदरता ऐसी सुंदरता होती है जिसमें बंधनों का अभाव होता है। ना तो बंधन होते हैं, बंधन का अभाव, ठीक है, बंधन भी नहीं होते हैं, ना कोई बाधाएं होती हैं, बाधाओं का अभाव। तो दोनों का अभाव यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसीलिए यहाँ पे हॉब्स इसकी तो तारीफ करते हैं, लेकिन इसका दूसरा एस्पेक्ट, दूसरा पहलू आप समझोगे, दूसरा पहलू यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, दूसरा पहलू जब आप समझोगे तो दूसरा पहलू सुन के आपको थोड़ा सा झटका लगेगा। वो ये है कि ये बोलता है कि किसी व्यक्ति पे कोई भी विरोध की स्थिति नहीं होगी, विरोध या प्रतिरोध की स्थिति नहीं होगी। आपको दिख रहा होगा, शायद नहीं दिख रहा है, दूसरा पेन चेंज कर लेता हूं। विरोध या प्रतिरोध, प्रतिरोध नहीं, ठीक है, विरोध या प्रतिरोध की स्थिति, नो रेजिस्टेंट की स्थिति होना चाहिए। प्रतिबंधों का अभाव होना चाहिए, विरोध का अभाव होना चाहिए, प्रतिरोध का अभाव होना चाहिए। और इंसान जो है वो अपने विवेक के आधार पे काम करे, वो अपने विवेकशीलता के आधार पे काम करे, यानी वो रैशनल माना गया है यहाँ पे, विवेकशील, यानी कि उसको अपना अच्छा बुरा पता है। तो इस तरीके की बातें क्या है, प्राकृतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत यहाँ पे देखने को मिलेगी, जिसमें हॉब्स जैसे लोग बड़े पैमाने पर अपनी बातें रखते हैं, इसको पुष्ट करते हैं, इस पे बल देते हैं कि प्राकृतिक स्वतंत्रता होना चाहिए। इसके अलावा अगर दूसरा नाम आप पढ़ोगे तो स्पेंसर का नाम आता है, स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर हो गए हैं, चार्ल्स डार्विन हो गए हैं, चार्ल्स डार्विन जो कि बायोलॉजी में आपने पढ़े होंगे। तो ये जैसे कि संघर्ष की बात करते हैं, चार्ल्स डार्विन हो गए हैं। चार्ल्स डार्विन की आपने संघर्षात्मक जो थ्योरी है कि जो व्यक्ति संघर्ष करेगा वही क्या है, आगे इस दुनिया में टिक पाएगा, बाकी के लोग जो है खत्म हो जाएंगे। तो ये जो लोग हैं ये प्राकृतिक स्वतंत्रता की बात माध्यम से इस प्रकार से ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इस दुनिया में जन्म लेता है स्वतंत्र है, प्राकृतिक नियमों को फॉलो करेगा और जीवन भर स्वतंत्र रहेगा। लेकिन इसमें होगा क्या, इसमें होगा ये कि जैसे ही व्यक्ति जन्म लेता है, साथ में और भी व्यक्ति जन्म लेते हैं, और भी लोग जन्म लेते हैं, सभी प्राकृतिक स्वतंत्रता यानी खुलापन महसूस करेंगे। लेकिन अगर उनमें से किसी एक को लगा कि ये सामने वाला व्यक्ति उसकी स्वतंत्रता में बाधा बन रहा है, तो वो दूसरे को मार सकता है। अगर वो सामने एक व्यक्ति ताकतवर है और दूसरा कमजोर है, तो वो दूसरे को मार सकता है। ऐसी स्थिति में बचाने वाला कोई नहीं आएगा, ऐसी स्थिति में कोई आपको कहीं ना कहीं सुरक्षा देने के लिए कोई नहीं रहेगा। तो आप समझो, प्राकृतिक स्वतंत्रता में खुलापन तो बहुत होता है, आजादी बहुत जी भर के मिलेगी आपको, बट यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे जो ताकतवर लोग हैं, शक्तिशाली लोग हैं, रिच लोग हैं, वो दबे हुए लोग, कमजोर लोग, जो शोषित लोग हैं, उनको क्या कर देंगे, और शोषण करके खत्म कर देंगे, मार डालेंगे। तो जरूरत इस बात की है कि यहाँ पे कोई नियंत्रणकारी स्थिति नहीं है यहाँ पे, और जरूरत इस बात की है कि यहाँ पे नियंत्रणकारी स्थिति की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है कि किसी भी देश के विकास के लिए यहाँ पे
एक बीच में एक ऐसा एक सिस्टम होना चाहिए, एक ऐसा तंत्र होना चाहिए जो कि एक संरचनात्मक ढंग से एक जो रिच व्यक्ति है, ताकतवर व्यक्ति है, उस पर नियंत्रण रखे, और जो गरीब है, जो दबा हुआ है, जो शोषित है, जो कमजोर है, उसको थोड़ा सा क्या है अपलिफ्ट करने में हेल्प करे। तो वाकई में एक्चुअल में स्वतंत्रता आ पाएगी। तो आप जान गए हैं यहाँ पे कि किस तरीके से प्राकृतिक स्वतंत्रता बहुत अच्छी तो है, बहुत खुलापन है, लेकिन कहीं ना कहीं अल्टीमेट जो विकास है वो नहीं हो सकता। समग्र विकास की बात करती है, कॉम्प्रहेंसिव डेवलपमेंट की बात करती है, लेकिन इसमें अल्टीमेटली अंततः क्या ये समग्र विकास की स्थिति में पहुंचता है? नहीं। यहाँ पे क्या है, कियोस की स्थिति होती है। कियोस मतलब अराजकता की स्थिति होती है, एनार्की क्रिएट होती है। यहाँ पे बड़ी मछली जो है छोटी मछली को खा जाती है, यानी कि मत्स्य न्याय की व्यवस्था पैदा हो जाती है, जंगल राज आ जाता है। जैसे जंगल राज में आपने सुना होगा, जो ताकतवर जानवर होता है वो कमजोर जानवर को मार डालता है, खा जाता है। ठीक है, तो ये है प्राकृतिक सुंदरता। अब आगे बढ़ते हैं साथियों। आगे हमारा अगला टॉपिक कि कैसे एक व्यक्तिगत सुंदरता हमारे सामने आती है। अब हम समझते हैं व्यक्तिगत सुंदरता के बारे में। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि किसी भी व्यक्ति की जो अगर मैं बात करूं व्यक्तिगत सुंदरता की, तो व्यक्ति के यहाँ पे हमें कॉन्टेक्स्ट में लेना पड़ेगा। जैसे मान लो ये व्यक्ति है, इसकी आंखें हैं, इसका मुंह है, इसका पूरा बॉडी है, फिर इसके पैर भी है और इसका हाथ भी है। अब सीधी सी बात है, इसका एक बॉडी है, सीधी सी बात है, एक इसकी बॉडी है, फिर इसका क्या है, माइंड है। ओके, मतलब इसका मैं बात करूं तो माइंड, बॉडी, और इसका क्या है फिर आंतरिक रूप से अगर हम गहराई में देखें, और गहराई में देखें, तो इसकी फिर एक सोल भी यानी आत्मा भी है। तो कहने वाली बात यह है कि एक व्यक्ति कहीं ना कहीं कहेंगे शरीर शरीर, व्यक्ति की बुद्धि, बौद्धिकता या बुद्धि, और तीसरा यहाँ पे उसका क्या, तीसरा होती है उसकी आत्मा। जब वो इन तीनों का समुचित पूरे संप्रभुता के साथ उपयोग कर पाता है, तब हम कहेंगे कि वो व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र है, तब वो कहेंगे कि वो पर्सनल लिबर्टी है उसके पास। जब इन तीनों का क्या है, तीनों का वो आ, स्वतंत्रता पूर्वक प्रयोग प्रयोग कर पाता है, प्रयोग। अब जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे, प्रयोग करें। जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पे एक रखता हूं आपके सामने कि एक एग्जांपल लेते हैं। एक व्यक्ति है, अब इसको हमने बोल दिया कि तुम्हारी जो माइंड और बॉडी है, तुम पूरा खुले हो, तुम्हें हर टाइप की चीजें करने की आजादी है। तुम चाहो किसी भी स्कूल में पढ़ लिख सकते हो, तुम चाहो किसी भी टाइप के अपने बॉडी जो परिवर्तन, मतलब मुझे जिम जाना है तो मैं जिम जाकर के अपनी बॉडी को अच्छा तंदुरुस्त कर लूं। मुझे आ, अपनी बॉडी को तंदुरुस्त नहीं करना, मुझे बस ऐसे ही रहना है, लीन रहना है, फ्लेक्सिबल रहना है, तो मैं वैसे भी रह सकता हूँ। यानी मुझे अपनी बॉडी पर कंट्रोल है। फिर मैंने बोल दिया कि तुम्हें अपनी बौद्धिक रूप से तुम्हें जो अपने विचारों में बदलाव करना है, अपने अपने पढ़ाई लिखाई संबंध जो भी व्यवस्था अपनानी है वो अपना सकते हो। यानी कि आप अपनी बॉडी से रिलेटेड, अपने माइंड से रिलेटेड जो भी व्यवस्था है अपना सकते हो। लेकिन मैं साथ में बोल दूं कि यहाँ पे ये सीमित विचार ही आपको अपनाने हैं, ये सीमित विचार, सीमित बातें ही आपके सामने रखी गई हैं, ये सीमित ऑप्शन ही आपके सामने रखे गए हैं। तो कहने की बात है कि मैंने ऑप्शंस तो दे दिए माइंड और बॉडी के, लेकिन उसको कैपेबल नहीं बनाया, उसको क्या है चुनने की आजादी नहीं दी, और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मैंने उसको ऑप्शंस नहीं दिए। तो यहाँ पे वो अपने आप को सीमित महसूस करेगा, यानी वो संप्रभु नहीं है अपने आप में, अपने शरीर का उपयोग करने में, अपनी बुद्धि का उपयोग करने, अपनी आत्मा का उपयोग करने, अपनी आत्मा की बाकी जो एक्चुअल उसकी एजेंस है, महत्व है, उसका जो सातत्य है, उसको अगर वो नहीं समझ पा रहा है, नहीं उसका उपयोग कर पा रहा है, तो वो कहेगा कि मेरी पर्सनल लिबर्टी नहीं है यहाँ पे, मैं यहाँ पे दबा हुआ महसूस कर रहा हूँ। तो ये जो बात है, ये बात जो है ना बहुत बेहतरीन तरीके से किसने यूज करी थी, इसको कहीं ना कहीं यहाँ पे बोला था J.S. मिल ने, जॉन स्टुअर्ट मिल। आप यहाँ पे याद रखो, J.S. मिल का ये थॉट है, J.S. मिल के अकॉर्डिंग ये स्वतंत्रता फेमस होती है। अब अगली अगर हम स्वतंत्रता की बात करें तो वो होती है नैतिक स्वतंत्रता। अब नैतिक स्वतंत्रता की बात करी जाए यहाँ पे, तो नैतिक स्वतंत्रता आपको याद रखने चाहिए कि ये उसको कहते हैं मोरल लिबर्टी। मोरल लिबर्टी मतलब क्या होती है, एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति क्या करना चाहता है, एक नैतिकता भरे जीवन को जीना चाहता है, अच्छे मार्ग पर चलना चाहता है। तो मैं कहूंगा यहाँ पे कि एक व्यक्ति को नैतिक नैतिक कर्तव्य या फिर नैतिक जीवन, नैतिक कर्तव्यों का पालन
करने करना, साथ ही अच्छे मार्ग या सद्गुणों, अच्छे मार्ग या कहें सद्गुणों, सद्गुणों को अपनाना चाहता है। वो अच्छे मार्ग पर चलना चाहता है, वो सद्गुणों को अपनाना चाहता है, अच्छे मार्ग को अपनाना चाहता है। तो हम कहेंगे कि ये अगर वो चाहता है, अगर ये वो कर पा रहा है, ये उसके पास क्या है, ये ऑप्शन है कि वो ऐसे मार्ग पर चले, ऐसे सद्गुणों को अपनाए। जैसे कि मैं अगर सद्गुणों की बात करूं तो यहाँ पे जैसे साहस है, वो अपने साहस वाले एक सद्गुण को अपना सकता है। वैल्यूज, कुछ मूल्य, साहस के मूल्य हो गए हैं, साथ में सच्चाई, सत्यता, ठीक है, अहिंसा, ये कुछ ऐसे वैल्यूज हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। अहिंसा हो गया, ठीक है, एक सुरक्षा हो गया, ठीक है, और न्याय हो गया, जैसे न्याय हो गया, सत्य हो गया, है ना। तो ये चीजें क्या है, ये कुछ वैल्यूज हैं जो आपको बताती हैं कि एक इंसान, अच्छा इंसान जो होता है, इन वैल्यूज को फॉलो करके नैतिकता की तरफ बढ़ता है। तो अगर किसी व्यक्ति को अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन करना है, उसको अच्छे मार्ग पर चलना है, नैतिक सद्गुणों का पालन करना है, तो और इन वैल्यूज को फॉलो करना है, और उसको ऐसा करने का मौका मिल रहा है, ऐसे माहौल मिल रहा है, ऐसा एनवायरमेंट मिल रहा है, मतलब किसी व्यक्ति को आपने ऑप्शंस दिए, विकल्प दिए, चॉइसेस दी, उनको चुनने की आजादी दी, और साथ में परिस्थितियां भी दी, तो हम कहेंगे क्या है, उसको कॉम्प्रहेंसिव तरीके से स्वतंत्रता है। आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि स्वतंत्रता के 3 पहलू होते हैं। एक, स्वतंत्रता के लिए आपको कहीं ना कहीं पहलू होता है, वो है चॉइस, कि आपको चॉइस मिले। दूसरा होता है चॉइस के चुनने के लिए आजादी। तीसरा हो चुनने के लिए आपको आसपास ऐसी परिस्थितियां मिले जिससे आप सटीक तरीके से और बहुत ही आराम से उन चॉइसेस को चुन पाओ। तब जब ये तीनों मिलेंगे, तब जाकर कहेंगे कि आप स्वतंत्र हो। इसीलिए यहाँ पे ये जब माहौल आपको मिलेगा इन चीजों को फॉलो करने के लिए, तब आप कहोगे कि मैं नैतिक रूप से स्वतंत्र हूँ। अगर मैं बात करूं कि नैतिक स्वतंत्रता के लिए प्राचीन काल में बहुत सारे थिंकर्स रहे हैं। अगर प्राचीन काल की बात करूं तो प्राचीन काल में आप जाओगे तो वहां पे अरस्तु आपका नाम मिलेगा, खासतौर प्लेटो का नाम आप भूल नहीं सकते हो। प्लेटो को बहुत अच्छे से याद रखो। अरस्तु का नाम मैं उतना नहीं लूंगा, लेकिन प्लेटो को मैं यहाँ पे कैटेगरी में रखूंगा। प्लेटो को माना जाता है एक नैतिक स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ा एक विचारक या फिर दार्शनिक। उसके बाद अगर प्राचीन काल में आप अरस्तु का भी नाम लिख सकते हो, लिखने के लिए आप अरस्तु का नाम भी लिख सकते हो। अगर आधुनिक काल की बात करें, आधुनिक काल की बात करें तो आधुनिक काल में आपको यहाँ पे एक बहुत अच्छा नाम मिलता है, वो है कांट का, इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट आदर्शवाद की बातें करते हैं, आपने पढ़ा होगा इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट हो गए, टीएच ग्रीन हो गए जैसे, ठीक है। तो ये टीएच ग्रीन, ये लोग क्या करते हैं, ये आदर्शवाद की बात करते हैं, लोक कल्याण की बात करते हैं, सामाजिक विकास की बात करते हैं, सकारात्मक उदारवाद की बात करते हैं, जिससे क्या हो पाए, जिससे हो पाए एक व्यक्ति नैतिकता की तरफ बढ़ पाए। एक कहीं ना कहीं जो मत्स्य न्याय है, मत्स्य न्याय क्या बढ़ावा देता है, एक जंगल राज की स्थिति बढ़ावा देता है, जिसमें एक दूसरे को मार काट, एक दूसरे को मार के आजादी छीन करके प्राप्त करने वाली जो स्थिति होती है, वो प्राकृतिक स्वतंत्रता प्राप्त कहीं ना कहीं बात करती है। लेकिन नैतिक स्वतंत्रता कहीं ना कहीं शांतिपूर्ण जीवन की बात करती है। इसके बाद अगर हम नागरिक अगले पॉइंट पे चलें तो वो है नागरिक स्वतंत्रता। नागरिक स्वतंत्रता जिसको बोलते हैं सिविल लिबर्टी, जिसको क्या बोलते हैं, सिविल लिबर्टी। अब देखो नागरिक स्वतंत्रता किसको मिलेगी, जो किसी देश का नागरिक होगा, ठीक है। मैं कहूंगा जो किसी किसी राष्ट्र, यहाँ पे सीधी सी बात है, देखो राष्ट्र के नागरिक को, ठीक है, किसी राष्ट्र के नागरिक को ये स्वतंत्रता मिलती है। सीधी सी बात मैं यहाँ पे ये बोलूंगा कि किसी व्यक्ति को अगर मैं क्या कह रहा हूं कि वो अगर उस देश का नागरिक है, मान लो मैं एक व्यक्ति की बात करूं, वो भारत देश का नागरिक है, तो भारत देश के नागरिक होने के नाते उसको क्या क्या स्वतंत्रता मिल रही है। जैसे उसको विचार की आजादी मिल रही है, विचार और अभिव्यक्ति की आजादी मिल रही है, उसको विचार और अभिव्यक्ति की आजादी मिल रही है उसको। नाउ उसको फिर अंतःकरण यानी कोई भी चीज को फॉलो करने की आजादी मिल रही है, कोई भी किसी प्रकार के विचार को फॉलो करने की आजादी मिल रही है। हमारे इंडिया में अगर बात करें तो उसको आ, शोषण के विरुद्ध भी आजादी मिल रही है, शोषण नहीं होगा, शोषण के विरुद्ध, है ना। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको स्वतंत्रता के अंतर्गत, कौन सी स्वतंत्रता के अंतर्गत, नागरिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा और कौन सी बातें इसमें हो सकती हैं, इसके अलावा इसमें बातें हो सकती हैं जैसे कि एक व्यक्ति को अपना समग्र विकास करना है एक किसी देश के अंतर्गत, तो वो क्या करेगा,
वो ये करेगा कि अपनी सुंदरता का यूज करेगा, लेकिन वो दूसरी की सुंदरता को भी हानि पहुंचा सकता है जब अपनी सुंदरता का यूज कर सकता है। तो यहाँ पे युक्ति युक्त प्रतिबंध की बात भी करी गई है कि यहाँ पे कोई व्यक्ति अपनी सुंदरता को इतना ज्यादा ना बढ़ा ले कि दूसरे की सुंदरता कहीं ना कहीं डैमेज हो जाए, खतरे में आ जाए। तो युक्ति युक्त प्रतिबंध की बात भी कौन करती है? युक्ति युक्त प्रतिबंध की बात ये नागरिक सुंदरता करती है, यानी कि एक सर्टेन टाइम सर्टेन लेवल के एक रेस्ट्रिक्शंस भी यहाँ पे, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस जिसको कहते हैं, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी यहाँ पे लगाए जाएंगे। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी यहाँ पे लगाए जाएंगे। इस तरीके की बातें जो है इसमें देखी जाती हैं। युक्ति युक्त प्रतिबंधित यहाँ पे देखा जाता है। अब एक बात यहाँ पे समझो कि देखो अर्नेस्ट बार्कर जो है, ठीक है, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है अर्नेस्ट बार्कर, उनकी बात ध्यान में मुझे आई है अभी जस्ट। उन्होंने एक बात बोली थी, इसको आप समझिए थोड़ा। अर्नेस्ट बार्कर यहाँ पे लिखते हैं, अर्नेस्ट बार्कर ने एक बात बोली थी कि किसी भी व्यक्ति को आप देखोगे तो किसी व्यक्ति को आपको उसके तीन, खासतौर पे दो एस्पेक्ट समझ में आएंगे। दो एस्पेक्ट लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। एक तो होता है उसका दैहिक, यानी कि बॉडीली, ठीक है, ये जेएस मिल की बात नहीं हो रही यहाँ पे। और एक होता है उसका बौद्धिक यानी इंटेलेक्ट, यानी उसकी माइंड की बात हो रही है। बौद्धिक जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में इंटेलेक्ट। नाउ अब हम देखते हैं कि जो इस तरीके की जो बात है ये अर्नेस्ट बार्कर ने क्यों बोली है। किसी व्यक्ति को अगर दैहिक यानी कि उसकी बॉडीली इसको इंडिपेंडेंस यानी फ्रीडम दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है, तो कहीं ना कहीं दैहिक विकास कर लेगा। दैहिक विकास के लिए क्या चाहिए रहता है? दैहिक विकास के लिए चाहिए रहता है एक व्यक्ति को खाने, मतलब जब बॉडीली विकास कब होता है एक व्यक्ति का? जब उसको खाने की व्यवस्था मिल जाए, जब उसको रहने की व्यवस्था मिल जाए, जब उसको आवागमन की व्यवस्था मिल जाए, साथ में उसको पहनावा, ठीक है, पहनने की एक व्यवस्था हो जाए, पहनने की आजादी मिल जाए, तब हम कहेंगे उसने अपना दैहिक विकास कर लिया है। मतलब और भी चीजें हो सकती हैं, लेकिन ये कुछ सर्टेन टाइप की मैं कहूंगा कि जो बॉडी से रिलेटेड है हमारी। अगर मैं बोलूं इंटेलेक्ट की बात करूं तो इंटेलेक्ट मतलब वो जब अपनी शिक्षा की विकास कर ले, आध्यात्मिक रूप से अपना आप डेवलपमेंट कर ले, जब अपना सोचने की उसको आजादी मिल जाए, सोचने विचार करने की उसको आजादी मिल जाए, तब मैं कहूंगा कि उसने अपना इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कर लिया, इंटेलेक्चुअल उसको पास क्या हो गई है? लिबर्टी हो गई है। तब जब एक व्यक्ति अपना दैहिक विकास कर लेता है और जब एक व्यक्ति बौद्धिक विकास कर लेता है, तब मैं कहूंगा जब वो व्यक्ति दैहिक और बौद्धिक विकास करने के बाद जब उसको व्यवहार में ढालेगा, व्यवहार में ढालेगा मतलब उसको प्रैक्टिकली अपना व्यवहार में परिवर्तित करेगा। एक अच्छा दैहिक जो स्वतंत्रता के रूप में अपना विकास किया एक व्यक्ति ने, एक अच्छे बौद्धिक विकास स्वतंत्रता के रूप में अपना विकास किया है व्यक्ति ने, तब वो जो अच्छे थॉट आएंगे उसके दिमाग में और अच्छा उसका जो बॉडीली डेवलपमेंट होगा, फिर उसके बाद जो उसने व्यवहार में जो गतिविधियां अपनाई हैं, जो उसने गतिविधियां की हैं, जैसे मान लो एक अच्छा बच्चा है, वो बहुत अच्छा खान पान रखता है, पढ़ता लिखता भी है, उसके विचार भी बहुत अच्छे हैं, किसी बुरी संगत में भी नहीं है, न कोई वो ऊट पटांग गतिविधियां करता है, बहुत अच्छे सद्गुणों का पालन करता है, तो मैं कहूंगा कि वो बौद्धिक रूप से भी विकसित है और शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से भी शारीरिक रूप से दोनों विकसित है उसके। तो उसके जो व्यवहार भी होंगे, जो एक्टिविटीज भी होंगी, वो भी कैसी होंगी? वो भी बहुत ही विकसित होंगी, वो भी बहुत अच्छी होंगी। तो इससे ये समझ में आता है कि अर्नेस्ट बार्कर ये बताते हैं कि एक व्यक्ति की दैहिक विकास और बौद्धिक विकास के पश्चात जो उसके व्यवहार होते हैं वो भी कहीं ना कहीं आपको स्वतंत्र और विकसित मिलेंगे। इसलिए इनका स्वतंत्र होना जरूरी है, तभी कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के व्यवहार में भी एक सुंदरता और एक विकास की स्थिति देखने को मिल जाएगी आपको। तो ये एक बहुत अच्छा क्या है, अर्नेस्ट बार्कर का डिस्कशन है। और व्यवहार मतलब क्या होता है? व्यवहार मतलब जो अपने वो अल्टीमेट फैसले लेगा, उसके जो फैसले होंगे, उसके जो डिसीजन होंगे, वो फैसले कितने कारगर होंगे, कितने बेहतरीन होंगे, कितने व्यवस्थित होंगे, वो कहीं ना कहीं परिलक्षित होंगे कि उसका दैहिक स्वतंत्रता कैसी है, उसकी बौद्धिक स्वतंत्रता कैसी है। तो ये कहीं ना कहीं एक नागरिक जो स्वतंत्रता है उसका एक एस्पेक्ट है कि किस तरीके से यहाँ पे अलग अलग जो कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे हमें ये देखने को मिलती है। अब आती है राजनीतिक स्वतंत्रता, जिसको बोलते हैं पॉलिटिकल लिबर्टी। पॉलिटिकल लिबर्टी क्या होती है? देखो, पॉलिटिकल लिबर्टी मीन्स होता है किसी व्यक्ति को अगर वोटिंग राइट मिल रहा है, मैं बोलूंगा अगर वोटिंग राइट मिल रहा है तो मैं कहूंगा उसको पॉलिटिकल लिबर्टी है। किसी भी व्यक्ति, अब ये कब मिलेगा? जब उस देश में आपको डेमोक्रेसी मिलेगी। डेमोक्रेसी बोलोगे, डेमोक्रेसी मिलेगी तो कैसे? मतलब डेमोक्रेसी तो एक खुद में विचारधारा है। देखो, डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं बढ़ावा देती है, आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा,
नाइन्थ क्लास की एनसीईआरटी आपने पढ़ी होगी तो उसमें लिखा हुआ है बाकायदा कि अगर डेमोक्रेसी किसी देश में होती है तभी वहां पे समुचित रूप से फ्री एंड फेयर इलेक्शन संभव हो पाता है, यानी कि निष्पक्ष और मुक्त चुनाव संभव होता है। डेमोक्रेसी मतलब यहाँ पे कहूंगा प्रजातंत्र, ठीक है। तो प्रजातंत्र की अगर स्थिति, अगर आप लोकतंत्र की स्थिति अगर आपको देखने को मिल रही है तभी वहां पे निष्पक्ष चुनाव मिलेंगे आपको देखने को। और निष्पक्ष चुनाव अगर आपको देखने को मिल रहे हैं तो आप कहोगे कि मुझे वोटिंग राइट भी मिलेगा। तो वोटिंग राइट कब संभव है? जब आपको डेमोक्रेसी की स्थिति देखने को मिलेगी, डेमोक्रेसी से निष्पक्ष चुनाव होंगे और निष्पक्ष चुनाव में आपको वोटिंग राइट मिल रहा है। साथ में अब जब वोटिंग राइट आपको मिल रहा है तो वोट दे रहे हो, यानी कि आप अपने रूलर्स चुन रहे हो, अपने शासक चुन रहे हो। रूलर्स, रूलर्स या शासक, शासक चुनने की आजादी, शासक चुनने की अगर आजादी आपको मिले, चुनने की आजादी मिले तो आप कहोगे पॉलिटिकल लिबर्टी है, आपको शासक चुनने की आजादी मिले। साथ में अगर आप बोलो कि मुझे अपने शासक यानी कि अपने रूलर को क्रिटिसाइज करने की आजादी है, मैं उसको क्रिटिसाइज भी कर सकता हूँ, शासक की आलोचना करने की आजादी है, शासक की आलोचना भी आप कर सकते हो, तो आप बोलोगे कि मुझे पॉलिटिकल लिबर्टी है। साथ में अगर आपको कोई गवर्नमेंट की कोई स्कीम है, गवर्नमेंट का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी योजना है, कोई भी प्लान है, उसमें आपको सहयोग करना है, यानी कि मैं कहूंगा शासन में सहयोग करने की भी आपको अगर आजादी है। जैसे आप अगर बात करोगे कि सर हमारे देश में तो राजशाही सिस्टम है, राजतंत्रात्मक सिस्टम है, क्या हम अपने राजतंत्रात्मक सिस्टम में सहयोग कर सकते हैं क्या? आप वहां पे नहीं कर पाओगे क्योंकि राजा वहां पे सब कुछ करता है, वो किसी की नहीं सुनता है, वो सिर्फ अपने मनमाने ढंग से ही काम करता है। लेकिन एक प्रजातांत्रिक देश में, एक लोकतांत्रिक देश में आप ऐसा कर सकते हो, वहां पे शासन को संचालित करने में भी आपका सहयोग आप दे सकते हो, अपना सहयोग, अपने पॉइंट रख सकते हो, अपनी बातें रख सकते हो, अपना विरोध जता सकते हो। सहयोग के जब बजाय आप शासन के खिलाफ विरोध भी कर सकते हो, शासन के खिलाफ प्रोटेस्ट भी कर सकते हो, एक एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के साथ, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि आपने हुड़दंग हिंसा फैला दी। तो शासन के खिलाफ क्या है, के खिलाफ विरोध, ये सब भी आप क्या कर सकते हो, खिलाफ विरोध भी कर सकते हो। तो ये अगर आपको छूट मिली हुई है तो आप कहोगे कि मुझे क्या है, मुझे मिली हुई है राजनीतिक आजादी, मुझे मिली हुई है राजनीतिक स्वतंत्रता। इसको बोलते हैं पॉलिटिकल लिबर्टी। देखो इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो इसके बाद नाम आता है आर्थिक स्वतंत्रता का। अब ये जो आर्थिक स्वतंत्रता है वो बहुत ज्यादा गहराई तरीके से आपको समझनी पड़ेगी। वो कौन सी है? जैसे कि देखो इसमें दो एस्पेक्ट हमें समझ में आते हैं, दो पहलू हैं इसके, इसके दो पहलू हैं। अगर आर्थिक स्वतंत्रता को, इकोनॉमिक लिबर्टी को आपको समझना है तो उसके दो पहलू समझो। एक पहलू होता है नकारात्मक, नकारात्मक आर्थिक स्वतंत्रता, एक होता है नकारात्मक आर्थिक स्वतंत्रता। जो कि बल देती है किस पर? देखो इसका बल मैं आपको एक दूसरा पहलू लिख देता हूँ फिर बताता हूँ क्या किस पे बल देती है। पहला पहलू हमने देख लिया, पहला एस्पेक्ट ये होता है। दूसरा एस्पेक्ट होता है इसका सकारात्मक, सकारात्मक आर्थिक स्वतंत्रता। ओके, नाउ अब हम समझते हैं कि कैसे नकारात्मक आर्थिक स्वतंत्रता और सकारात्मक आर्थिक स्वतंत्रता अलग अलग है और कैसे इनमें एक बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है, या फिर ये किस तरीके से नकारात्मक कहलाती है और ये किस तरीके से सकारात्मक कहलाती है। देखो अगर कोई व्यक्ति या अगर कोई समाज, अगर कोई राष्ट्र, अगर कोई संविधान बात करता है कि एक व्यक्ति को धन कमाने, धन कमाने और अंधाधुंध तरीके से, अंधाधुंध बोल रहा हूं मैं, अंधाधुंध तरीके से संपत्ति रखने, संपत्ति, ठीक है, संपत्ति रखने की स्वतंत्रता है, तो आप क्या कहोगे? नकारात्मक ही। देखो स्वतंत्रता दी गई है कि आप संपत्ति रखो, आर्थिक रूप से अपने आप को रिच बनाओ, प्रॉस्परस बनाओ, समृद्ध बनाओ, लेकिन अंधाधुंध तरीके से। अगर वहां पे अंधाधुंध तरीके से एक व्यक्ति अपना विकास कर रहा है, अंधाधुंध तरीके से धन कमा रहा है और सबका शोषण करके कमा रहा है, सबको बर्बाद करके कमा रहा है, तो क्या कहेंगे हम? इस प्रकार की स्वतंत्रता को कहेंगे कि यहाँ पे लूटपाट की स्थिति बनी हुई है।
यहाँ पे कहेंगे लूटपाट की स्थिति बनी हुई है। और इस व्यवस्था को आप क्या कहोगे, इस व्यवस्था को कहोगे ये एक प्रकार से पूंजीवादी व्यवस्था है। ये कैसी व्यवस्था है, पूंजीवादी व्यवस्था है, पूंजीवादी। लेकिन एक होती है समाजवादी, यहाँ पे सॉरी समाजवादी बोल रहा हूँ यहाँ पे, इसको थोड़ा सा समझना। सकारात्मक जो आर्थिक स्वतंत्रता है ये कहती है कि एक व्यक्ति को अपनी बेसिक जो नीड्स हैं, जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान यानी रहने की आजादी, रहने की व्यवस्था अगर मिल रही है, किसी देश में रहने वाला व्यक्ति अगर अपनी रोटी, कपड़ा, मकान की जरूरतों को बहुत ही बखूबी और बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरा कर पा रहा है, तो मैं कहूंगा वहां पे क्या है, कौन सी लिबर्टी है, वहां पे सकारात्मक आर्थिक स्वतंत्रता है। वहां का व्यक्ति इतना कैपेबल है कि अपनी रोटी, कपड़ा, मकान की स्थिति को, आवश्यकता को, रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है। तो ये जब किसी देश में ये व्यवस्था संभव हो पाती तो वहां पे कहा जाता है सकारात्मक आर्थिक स्वतंत्रता। और जिन देशों में ये रोटी, कपड़ा, मकान की जो आवश्यकता है पूरा भी ना कर पाए एक व्यक्ति, और वहां पे करोड़पति, अरबपति लोग भी वहां पे देखने को मिल जाएं, आप समझना। यहाँ पे मैं इंडिया की बात यहाँ पे भी कर रहा हूँ। इंडिया में आप देखो दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति या दुनिया के सबसे टॉप 10 अमीर व्यक्ति भी यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, या टॉप 10 में से एक व्यक्ति अमीर आपको मिल जाएगा। जैसे आपको पता होगा हमारे देश के जो सबसे अमीर व्यक्ति हैं, अडानी साहब, मुकेश अंबानी साहब, ये टॉप 10 में आ जाती हैं, टॉप 20 में आ जाते हैं। और इंडिया में ही आपको दुनिया के सबसे गरीब लोग भी मिलेंगे देखने को, सबसे ज्यादा भुखमरी में जीवने वाले लोग भी मिलेंगे। यानी कि यहाँ के लोग बहुत ज्यादा क्या है, अमीर भी मिल रहे हैं और बहुत ज्यादा गरीब भी मिल रहे हैं, जो रोटी, कपड़ा, मकान की आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब कोई व्यक्ति रोटी, कपड़ा, मकान की आवश्यकता को पूरा नहीं कर पा रहा है तो कहेंगे सकारात्मक आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है इंडिया में। अगर यहाँ पे बहुत अमीर लोग मिल रहे हैं जो कि बहुत अंधाधुंध तरीके से संपत्ति इकट्ठा किए जा रहे हैं तो नकारात्मक आर्थिक स्वतंत्रता यहाँ पे देखने को मिल रही है। और कुछ मामलों में यहाँ पे ये जो है ना, इंडिया के पर्सपेक्टिव से आपको समझना पड़ेगा कि जो कि गलत है। यहाँ पे हमारे हमारे जो रूलर्स हैं, वर्तमान में लीडर्स हैं, उनको यहाँ पे कुछ ना कुछ गतिविधियां करनी पड़ेगी, एक्टिविटीज करनी पड़ेगी। अब बात आती है कि ये किस तरीके से हमें, या जो सकारात्मक आर्थिक स्वतंत्रता है किस तरीके से हमें प्राप्त हो सकती है, किस प्रकार के, किस नेचर के हमें गवर्नमेंट स्ट्रक्चर में मिलेगी। तो आप अगर सकारात्मक उदारवाद, सकारात्मक उदारवाद, जहां पे सकारात्मक उदारवाद में क्या होता है, सरकार का कंट्रोल होता है सकारात्मक उदारवाद में। और साथ में अगर सकारात्मक उदारवाद के बाद अगर समाजवाद की बात करूं, सकारात्मक उदारवाद, और मैं यहाँ पे समाजवाद का वही पॉइंट लिखूंगा, समाजवाद, समाजवाद हिंसात्मक समाजवाद नहीं, कल्याणकारी समाजवाद, जो कि फेबियनवाद। आप ये समाजवाद कैसा है, फेबियनवाद पे आधारित है, फेबियनवाद। अभी फेबियनवाद क्या होता है, फेबियनवाद होता है एक प्रकार से जब समाजवाद में आपको पता होगा ये एक प्रकार से सोशलिज्म की जो विचारधारा है कार्ल मार्क्स ने पैदा की थी। कार्ल मार्क्स हिंसात्मक तरीके से दुनिया के अमीरों को खत्म करके एक जो बुर्जुआ वर्ग की जो व्यवस्था है उसको खत्म करके सर्वहारा की सत्ता को पैदा करना चाहते थे, सर्वहारा का शासन चाहते थे, जो कि हिंसात्मक तरीका था। लेकिन यहाँ पे कुछ दूसरे लोगों ने, जैसे नेहरू जैसे लोगों ने, यहाँ पे नव मार्क्सवादी लोगों ने यहाँ पे क्या किया, इस फेबियन बात को जन्म दिया कि यहाँ पे सर्वहारा की सत्ता तो रहेगी बट शांतिपूर्वक आएगी, बट क्या है, हिंसात्मक तरीके से नहीं आएगी, शांति से लाएंगे इसको। तो ये फेबियन बात क्या करता है, फेबियन बात बल देता है कि शांति से आप काम करो, शांति से आप विचारधारा को बढ़ावा दो, समाजवाद की विचारधारा को। और देश में जो गरीब हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उनको बेसिक नीड को पूरा करो, रोटी, कपड़ा, मकान प्रोवाइड कराओ। और कहीं ना कहीं जो बुर्जुआ वर्ग है, जो अमीर है, सत्तावादी लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं क्या है, उनकी संपत्ति को छीनो मत, उनको ऐसी उनकी भावना में बदलाव करो कि वो खुद ही इस चीज को कहीं ना कहीं त्यागने की स्थिति में आ जाए। तो ये होता है एक प्रकार से क्या, आर्थिक स्वतंत्रता की विचारधारा। अब आगे बढ़ते हैं, घरेलू स्वतंत्रता। क्या होती है घरेलू स्वतंत्रता, इसकी जो व्यवस्था है, इसकी व्यवस्था किसने दी थी, इसकी व्यवस्था दी थी किसने, हॉब हाउस ने। अब हॉब हाउस नामक विचारक को आप पढ़ोगे, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था हॉब हाउस के बारे में। हॉब हाउस ने एक बात बोली थी, आपको अगर याद हो, कि लिबर्टी वो होती है जो इफेक्टिव हो, इफेक्टिव लिबर्टी की बात करी थी, इफेक्टिव, प्रभावी स्वतंत्रता, इफेक्टिव लिबर्टी यानी प्रभावी स्वतंत्रता। यहाँ पे ये मत समझना कि मैं इंग्लिश में ही पढ़ा रहा हूँ, मैं दोनों में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। प्रभावी स्वतंत्रता, प्रभावी स्वतंत्रता मतलब आप वर्ड से कितना क्लियर हो गए, मतलब आप लोग पढ़े लिखे लोग हो, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है प्रभावी स्वतंत्रता क्या है। जो स्वतंत्रता नाम की ना हो, जो प्रभाव में भी दिखे, जमीन पर भी दिखे, जो जमीन पर आपको स्वतंत्रता वाकई फील हो, महसूस हो, है ना, आपको लगे अंदर से कि हाँ वाकई स्वतंत्रता है, तो आप कहोगे प्रभावी स्वतंत्रता, नाम की स्वतंत्रता नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हॉब हाउस ने प्रभावी स्वतंत्रता की बात करी। देखो
हमारे देश में प्रभावी स्वतंत्रता बहुत कम मिलती है। देखो, हमारे देश में आपको पता होगा संविधान में लिखा है आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक कि हमारे देश में स्वतंत्रता की स्थिति है। हर एक व्यक्ति को स्वतंत्रता की आजादी, स्वतंत्रता का क्या है, अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार ये हमें कहां पे मिला हुआ है, 19 से लेकर के 22 तक। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि हमें इंटरकास्ट मैरिज करना है तो कर सकते हो। इंटरकास्ट, एक्चुअल में इंटरकास्ट मैरिज करना है तो आप कर सकते हो क्या, मुझे बताओ। नहीं कर सकते हो ना। मैं अगर बोलूं आपको, आप घर में आप लड़की हो मान लो, आप, मैं ना, आप जो वॉचर यहाँ पे व्यूअर्स हैं, जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, उनमें से कई सारी लड़कियां हैं, मैं उनसे प्रश्न पूछता हूँ कि आप अपने घर में, एक लड़की जो है घर में अपने फैसले, बहुत बड़े बड़े फैसले, इवन शादी का फैसला खुद कर सकते हो क्या? बहुत रेयर ऑफ द रेयर केसेस में कर सकते हैं जब आप कैपेबल हो जाओगे, लेकिन बहुत सारे केसेस में अपने फैसले नहीं कर सकते। इवन पढ़ाई से लेकर के, आपके पढ़ाई से लेकर के इवन पहनने, आपकी ड्रेस क्या होगी, आपकी ड्रेस, ठीक है, आपकी शादी, मतलब बहुत सारे फैसले, ये जो घरेलू फैसले हैं, आप देख रहे हो घरेलू फैसले हैं, इसलिए इसको घरेलू स्वतंत्रता कहा गया है कि पढ़ाई, ड्रेस, शादी, है ना, आपका घूमने की आजादी, ये घूमने की बेसिक बेसिक बातें ले रहा हूँ, बेसिक बड़ी बातें नहीं है ये। क्या ये वाकई आपको इफेक्टिव तरीके से क्या आपको मिल रही है? हमारे देश में संविधान में लिखा है स्वतंत्रता, किसी व्यक्ति को कहीं पे भी आने जाने की आजादी है, कुछ भी पहनने की आजादी है, लेकिन इफेक्टिव तरीके से हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। आप बोलोगे देखो, कानून ने तो दे रखा है लेकिन समाज मना करता है, तो मुझे समाज से परवाह नहीं है। समाज को ऐसा बदलने की काम सरकार ने क्यों नहीं किया कि समाज में ऐसी जो रूढ़ियां हैं वो खत्म हो जाए, समाज में ये खुलापन आ जाए? तो सरकार ने ऐसा काम क्यों नहीं किया? सरकार की जिम्मेदारी बनती है यहाँ पे कि उसको ऐसे कुछ परिवर्तन करने चाहिए जिससे लोग ये जो रूढ़ियां हैं ये खत्म कर दें, और ऑटोमेटिकली ये 19 से 22 से लेकर के जो स्वतंत्रता का आर्टिकल है वो इफेक्टिव तरीके से आपको सामने देखने को मिल पाए। इसलिए हॉब हाउस की बात जो है ना यहाँ पे प्रूव होती है। ठीक है, तो हॉब हाउस ने ये घरेलू स्वतंत्रता का कॉन्सेप्ट दिया था। इसके बाद अगर हम बात करें संज्ञानात्मक स्वतंत्रता की बात करें तो देखो, ये एक इमर्जिंग कॉन्सेप्ट है, मॉडर्न टाइम की लिबर्टी है, इमर्जिंग मॉडर्न टाइम की एक लिबर्टी है, हमारे वर्तमान समय की बहुत इंपॉर्टेंट लिबर्टी कह सकते हैं इसको। कैसे? देखो, अभी का समय क्या है, अभी वर्तमान का समय है एआई का समय है, आप समझ रहे हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, इंग्लिश में ही वर्ड है, देखो हिंदी में भी इसको रोबोटिक्स ही कहते हैं। टेंशन नहीं लेना है, परेशान नहीं होना है, चिंता में आ जाओ कि सर ये क्या रोबोटिक्स है ना, इंग्लिश में लिख दिया, तो वो सब आप इंग्लिश में भी हिंदी में भी वही सब पढ़ोगे। रोबोटिक्स हो गया, मशीन लर्निंग, आपने एमएल पढ़ा होगा, एमएल, मशीन लर्निंग, ठीक है, और कोडिंग वोडिंग ये सब आप देखते हो, कोडिंग हो गया, स्पेस टेक, मतलब टेक्नोलॉजी। और खासतौर पे एक टेक्नोलॉजी लिखूंगा वो है आपकी न्यूरोटेक, हिंदी में लिख रहा हूँ न्यूरोटेक क्योंकि मुझे स्पेलिंग नहीं आती इसकी, ठीक है, तो न्यूरोटेक, ओके। नाउ अब न्यूरोटेक एक ऐसी, ये जो टेक्नोलॉजी लिखी हुई, ये टेक्नोलॉजी अच्छी है, बहुत बेहतरीन, लेकिन बहुत खतरनाक है, समझना इसको। एआई एक इंसान की बुद्धिमत्ता को कहीं ना कहीं कमजोर कर सकती है, क्योंकि अब इंसान सोचेंगे नहीं, इंसान कहीं ना कहीं सोचने का काम किससे करवाएंगे, एआई से करवाएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। रोबोटिक्स, इंसान खुद काम नहीं करेंगे, अब रोबोट से करवाएंगे। इंसानों की जो ज्यादातर लर्निंग्स हैं, अब इंसान खुद नहीं करेंगे, मशीनों को लर्निंग्स करवा देंगे, वो मशीनों से काम करवाएंगे। मशीन को पढ़ा लिखा दिया, बोला कि ये करना है, मशीन करेंगी, हमें अब सीखने की जरूरत नहीं है। मतलब आज के जमाने में जैसे आपने सुना होगा ना, स्किल स्किल डेवलप करो, स्किल डेवलप करो, अब मशीनों को स्किल डेवलप करवा के मशीनों से काम करवा लिया जाएगा। मशीनों को कहीं ना कहीं सिलाई का काम करवा करके सिलाई का काम करवा लिया जाएगा, सिलाई की स्किल सिखा करके। मशीनों को ब्यूटी पार्लर का काम सिखा करके, स्किल दे करके उनसे ब्यूटी पार्लर वाला काम करवा लिया जाएगा। मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्किल्स जो है मशीनों को सिखा करके, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वैसे अभी काम ये नहीं हो रहा है, टेंशन वाली बात नहीं है। तो मशीन लर्निंग कहीं ना कहीं खतरनाक ये हो सकती है कि इंसानों की जो बुद्धिमत्ता है उस पर एक लिमिट पैदा कर सकती है, उस पर एक सीमा लगा सकती है। उसके बाद कोडिंग वगैरह है, उसके बाद टेक्नोलॉजी डिफरेंट डिफरेंट, चाहे स्पेस टेक हो, न्यूरोटेक, न्यूरोटेक मतलब होता है ब्रेन के अंदर एक टेक्नोलॉजी को इंसर्ट करके आपकी ब्रेन की जो सोचने समझने, जो आपकी विचार लेने की जो सोचने समझने और विचार पैदा करने की जो एक जो तरीका होता है, जो मेथड होता है, उसको ये टेक्नोलॉजी समझ लेगी और पहले से अनुमान लगाएगी कि ये व्यक्ति क्या सोचने वाला है, क्या करने वाला है और क्या आगे कर सकता है। न्यूरोटेक इतनी खतरनाक टेक्नोलॉजी हो सकती है आगे फ्यूचर के समय में। जैसे इलोन मस्क की आपने नाम सुना होगा, स्पेस एक्स, टेस्ला, है ना, और इसका मेटा कंपनी, फेसबुक जो मार्क जकरबर्ग की कंपनी है, मेटा,
ये इस पे काम भी कर रहे हैं, आपको पता होगा। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि नए जमाने की जो लिबर्टी है वो ये है, समझना ध्यान से, कि आपके जो बौद्धिक विचार हैं, आपके जो बौद्धिक सोचने समझने की क्षमता है, उस पर केवल और केवल आपका अधिकार है। आप कब उसको एक्सप्रेस करना चाहते हो, कब आप उसको प्रस्तुत करना चाहते हो, कब आपको उसको व्यक्त करना है, कब नहीं करना है, ये आपकी आजादी है। कोई तीसरा अगर कि आपको ये बताए कि आप व्यक्त करो, अब ना करो, अब अपने विचार ये रखो, अब ये विचार ये ना रखो, विचार कैसे होने चाहिए कैसे नहीं होने चाहिए, उनको कब व्यक्त करना है कब व्यक्त नहीं करना है, ये आपकी खुद की आजादी है। कोई बाहर से आकर के थर्ड पर्सन वो नहीं बताएगा, सेकंड पर्सन नहीं बताएगा। इसको बोलते हैं संज्ञान, संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव लिबर्टी। कॉग्निटिव, आपने क्या कॉग्निशन किया, कॉग्निशन मतलब दिमाग में थॉट क्या है और कब आप उसको प्रस्तुत करना चाहते हो। आई बात समझ में। एक देखो होता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और एक होता है फ्रीडम ऑफ कॉग्निटिव या कॉग्निटिव लिबर्टी, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। एक होती है विचारों की स्वतंत्रता और एक होती है संज्ञानात्मक स्वतंत्रता। दोनों का एक मीनिंग आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा कि विचारों की स्वतंत्रता भी वही है और संज्ञानात्मक स्वतंत्रता में भी वही है। विचारों की स्वतंत्रता में देखो, मैंने एक बात आपको बताई कि विचार आप कुछ भी टाइप के पैदा कर सकते हो, आपको बोल सकते हो, बता सकते हो किसी को भी, ठीक है, ये होती है विचारों की स्वतंत्रता। एक होती है संज्ञानात्मक स्वतंत्रता, उसमें भी बात यही आई है कि आप अपने किसी भी टाइप के विचार पैदा कर सकते हो, उनको कभी भी प्रस्तुत कर सकते हो। अब समझने वाली बात यह है कि इनमें डिफरेंस क्या है। देखो, विचारों की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मतलब ये होता है कि आप किसी भी टाइप के विचार यहाँ पे क्या कर सकते हो, सोच सकते हो, उनको प्रस्तुत कर सकते हो, कभी भी कह सकते हो। लेकिन कॉग्निटिव जो लिबर्टी है वो बहुत डेप्थ में है कि विचार भी ऐसे कहीं ना कहीं प्रभावित ना हो। मतलब विचार पैदा हुए हैं तो पैदा किस वजह से हुए हैं, वहां पे किसने आपको इन्फ्लुएंस किया था। बात समझ में आई। कहीं आप फेसबुक से इन्फ्लुएंस होकर के विचार तो प्रस्तुत नहीं कर रहे हो, कहीं ट्विटर से आपने कोई न्यूज पढ़ी तो उससे इन्फ्लुएंस तो होकर के तो नहीं कर रहे हो, कहीं आपने कोई रोबोटिक्स, कहीं मशीन लर्निंग, कहीं एआई से आप बात प्रभावित होकर के विचार प्रस्तुत तो नहीं कर रहे हो। मतलब बात यह है कि आपके विचार आखिर पैदा कैसे हो रहे हैं, पैदा होने के पीछे वजह क्या है, और पैदा आखिर करवाए किसने है, कौन सा वो थर्ड पर्सन था या सेकंड पर्सन था, कौन सी वो टेक्नोलॉजी थी जिसने आपके विचारों को ऐसा पैदा करने में मजबूर किया। आई बात समझ में। तो कॉग्निटिव जो लिबर्टी होती है वो एक ऐसी लिबर्टी होती है जिसमें विचार पैदा होने के जो एक सोर्सेस है, विचार पैदा होने के जो पीछे एक फंडामेंटल जो पिलर्स है, फंडामेंटल जो टूल्स है, उनको भी ध्यान रखा जाता है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो ऊपर ऊपर की बातें हैं कि आपके विचार पैदा हुए, बोल दो, रख दो विचार। लेकिन कॉग्निटिव लिबर्टी बात करती है विचार आखिर पैदा हुए क्यों और किसने इन्फ्लुएंस किया आपको, किसने मजबूर किया, क्या आप डायरेक्टली इन्फ्लुएंस हुए कि इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस हुए हो। आई बात समझ में। तो ये होती है कॉग्निटिव लिबर्टी, ये आप याद रखो। इस पे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत हद तक आ सकता है। ओके, नाउ एक और लिबर्टी की मैं बात करूंगा यहाँ पे। यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ कि यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, देखो दो पहलू इसके भी सामने आते हैं, दो पहलू लिखे हैं यहाँ पे। एक तो होती है आ, विचार विचारात्मक स्वतंत्रता, विचारात्मक स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और एक होती है संज्ञानात्मक स्वतंत्रता। तो आप संज्ञानात्मक में समझ गए कि विचार विचार आखिर आपके पैदा क्यों हुए, उसके पीछे वजह क्या थी, कौन से लोगों ने प्रभावित किया, तो वो संज्ञानात्मक में आपका काउंट होगा। ठीक है, तो ये होते हैं दो पहलू इसके, आप समझ गए होंगे। वैचारात्मक स्वतंत्रता में मान लो आपके विचार बोलने की आजादी, बोलने सोचने, ठीक है, ये सब आ जाएगा, बोलने सोचने व्यक्त करने, ठीक है, ये सब आ जाएगा। और इसमें क्या होता है, संज्ञानात्मक में क्या होता है, आखिर संज्ञानात्मक देखो क्या होता है, मुख्य रूप से संज्ञानात्मक में आपको पता होना चाहिए किसी व्यक्ति को कि जो विचार है उसके उसको पैदा होने के पीछे, विचार पैदा होने के पीछे फैक्टर्स क्या रहे, कारक क्या रहे, उसके पीछे प्रभाव किसका रहा, प्रभाव विचारों के पीछे प्रभाव किसका रहा, क्या प्रत्यक्ष प्रभाव रहा कि अप्रत्यक्ष प्रभाव रहा, ये सब चीजें यहाँ पे देखी जाती हैं। आप समझ गए बात को। तो ये सब चीजें यहाँ पे देखी जाती हैं। अगर वहां पे आपने बहुत निष्पक्ष तरीके से अपने विचार पैदा किए हैं तो वो आपका माना जाएगा कि आप क्या है, संज्ञानात्मक रूप से स्वतंत्र है। लेकिन आप किसी टेक्नोलॉजी से प्रभावित हुए हैं, फेसबुक पे कोई पोस्ट देख ली, एआई से कोई आपने क्वेश्चन किया, उसने कुछ तरीके से आपको इन्फ्लुएंस कर दिया, तो आप कहोगे या मैं कहूंगा कि आप
संज्ञानात्मक रूप से स्वतंत्र नहीं है। इसको आप गहराई समझना। उसके बाद हम अगली क्लास में पढ़ेंगे स्वतंत्रता की दो संकल्पनाएं। एक और देखो लिबर्टी होती है रिलीजियस लिबर्टी, जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता भी होती है जिसमें आपको किसी भी धर्म को फॉलो करने की आजादी होती है। तो इसी नोट के साथ इस क्लास को एंड करते हैं। अगली क्लास में हम देखेंगे कि स्वतंत्रता के अलग अलग जो दो पहलू होते हैं या दो स्वरूप होते हैं, सॉरी, दो कॉन्सेप्ट होते हैं या फिर दो उसकी संकल्पनाएं होती है। जैसे एक होती है पॉजिटिव लिबर्टी, एक होती है निगेटिव लिबर्टी। तो इन दोनों को हम, या सकारात्मक स्वतंत्रता, एक होती है नकारात्मक स्वतंत्रता, इनको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सभी को, जय हिंद।